इमरान खिड़की से कूदने पर तैयार खड़ा था। एयर होस्टेस उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन जूलिया ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता फजाओं में बुलंद पैराशूट के नजदीक होता जा रहा था। जैसे वो उस पैराशूट के पास से गुजरा तो इमरान ने खिड़की से छलांग लगा दी और तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान का पैराशूट खुल चुका था और अब वो फजाओं में झूल रहा था। उसका पैराशूट पहले पैराशूट के काफी नजदीक था। ये इमरान का अंदाजा था कि उसने ऐसे वक्त छलांग लगाई जब जहाज पैराशूट के बिल्कुल पास से गुजरा। अब जहाज एक लंबा चक्कर लगाकर दोबारा वापस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। इमरान ने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया। अब दोनों पैराशूट आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ जा रहे थे और कुछ देर बाद वो दोनों जमीन के नजदीक आ गए। इमरान जमीन पर कूदने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये शख्स जमीन पर कूदते ही भाग जाने की कोशिश करेगा। चुनाचे वैसा ही हुआ। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, उस शख्स ने जल्दी जल्दी अपने आप को रस्सियों से छुड़ाना शुरू कर दिया। इमरान उससे तकरीबन 150 गज दूर गिरा था। ये जगह एक खुश्क पहाड़ी थी। इमरान ने भी जल्दी से अपने आप को पैराशूट से आजाद करवाया और फिर पिस्तौल हाथ में लेकर तेजी से आगे बढ़ा। वो भी भाग रहा था। कैमरा उसके हाथों में था। चूंकि वो पिस्तौल की रेंज से दूर था, इसलिए इमरान उस पर गोली नहीं चला सकता था। इसलिए वो भागने पर ही इक्तिफा कर रहा था। नाहमवार पत्थरों की वजह से उसे भागने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी रफ्तार काफी तेज थी। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक होता जा रहा था। वो शख्स पहाड़ी की दूसरी तरफ भाग रहा था। इमरान को मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है और इस पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या है, इसलिए वो पहाड़ी की तरफ पहुंचने से पहले ही उस शख्स को पकड़ना चाहता था। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब वो शख्स इमरान के पिस्तौल की रेंज में था, लेकिन अब इमरान पिस्तौल नहीं चला सकता था, क्योंकि उसे खदशा था कि अब अगर उसने उसे गोली मार दी तो वो कैमरे समेत पहाड़ से नीचे जा गिरेगा और फिर जो उस शख्स का हशर होता तो होता। कैमरा इमरान को सही सलामत नहीं मिल सकता था, इसलिए इमरान चाहता था कि उसे जिंदा पकड़े। इतने में वो शख्स पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचकर इमरान की नजरों से ओझल हो गया। इमरान भी एक लम्हे के बाद चोटी पर पहुंच गया, लेकिन उसने नीचे पहाड़ी के देखा। समंदर ठाठे मार रहा था और वो शख्स कैमरा हाथ में डाले समंदर की तरफ गोली की तरह उड़ा जा रहा था। इतनी बुलंदी से समंदर में छलांग लगाना यकीनन उस शख्स की इंतहाई दलेरी और जुर्रत की दलील थी। पहाड़ी तकरीबन समंदर से 100 फुट ऊंची थी। उसी वक्त एक जोर का छपाका हुआ और वो शख्स समंदर के पानी में कैमरे समेत गुम गया। इमरान ने पिस्तौल जेब में डाल दिया, पंजे जोड़े और फिर समंदर में छलांग लगा दी। वो तीर की तरह उड़ता हुआ समंदर की तरफ जा रहा था और समंदर लम्हा बलम्हा नजदीक आता जा रहा था और चंद ही लम्हों के बाद वो समंदर की पहनाइयों में था। ये गनीमत था कि समंदर उस जगह इंतहाई गहरा था, वरना इतनी बुलंदी से कूदने के बाद वो यकीनन समंदर के नीचे की जमीन से टकरा जाता और फिर उसके गोश्त का कीमा मछलियों की खुराक बन जाता। इमरान काफी गहराई तक तीर की तरह गया और उसकी रफ्तार जब तेज हुई तो समंदर ने उसे तेजी से ऊपर की तरफ उछालना शुरू कर दिया। तैरने में इंतहाई मशाक होने की वजह से लम्हा बलम्हा उस शख्स के नजदीक होता जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई, क्योंकि एक लॉन्च तेजी से उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी। जितनी तेजी से वो लॉन्च उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी, इमरान का ख्याल था कि वो शख्स गिरफ्तार होने से पहले लॉन्च में सवार हो जाएगा। लॉन्च उस शख्स के पास पहुंचकर आहिस्ता हो गई और लॉन्च पर खड़े 2 आदमियों ने उसे पकड़कर लॉन्च पर चढ़ा लिया। इतने में इमरान भी उसके नजदीक पहुंच गया था। इमरान को देखते ही उनमें से एक शख्स ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन जहां इमरान ने एक ऐसा जंप लगाया कि एक इंसान की उससे तवक्को भी नहीं रखी जा सकती थी। वो समंदर से ऐसे उछला जैसे कोई शख्स जमीन से उछला हो, और वो जंप भी इतना जोरदार था कि वो दूसरे लम्हे लॉन्च में पड़ा था। वो दोनों शख्स ये देखकर इतने हवास बाख्ता हुए कि एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान समंदर से इतना बड़ा जंप लगा सकता है, लेकिन ये इमरान था जो खतरे में वाकई माफौकुल फितरत बन जाया करता था। इमरान जैसे ही लॉन्च पर गिरा, उसने तेजी से पलटा खाया और फिर उठकर खड़ा हुआ। छलांग लगाने में उसे जितना जोर लगाना पड़ा था वो खुद ही जानता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े फट गए हों और फिर लॉन्च के तख्तों पर गिरने से उसको चोट भी काफी आई थी। लेकिन इमरान जानता था कि यही लम्हा फैसला कुन है। अगर उसने जरा कमजोरी दिखाई तो सारा किया धरा बेसूद रह जाएगा। इसलिए वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे उठता देखकर दोनों शख्स भी चौंक पड़े, जैसे ख्वाब से जागे हों। वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़े, लेकिन इमरान ने फिर एक हाई जंप लगाया और उसकी दोनों टांगें सामने वाले एक शख्स के सीने पर पड़ी और वो चीख मार कर नीचे उलट गया। दूसरा शख्स इमरान से लिपटने लगा, लेकिन एक ही घूंसे ने उसे भी नीचे गिरा दिया। अब इमरान तीसरे शख्स की तरफ बढ़ा, जो ये सिचुएशन देखकर कैमरे को समंदर में फेंकने जा रहा था। इमरान ने एक झपट्टा मारा और कैमरा उसके हाथों से छीन लिया। घूंसा खाने वाला शख्स दोबारा इमरान की तरफ बढ़ रहा था।
इमरान ने तेजी से भागकर कैमरे को एक कोने में रखा और फिर आने वाले शख्स को फुर्ती से हाथों पर उठा लिया। वो शख्स हालांकि काफी कवी हैकल था, लेकिन इमरान के हाथों में एक खिलौने की तरह बेबस हो चुका था। इमरान ने फुर्ती से उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया। फिर वो उस शख्स की तरफ बढ़ा जो कैमरा लेकर आया था। वो शख्स अब फिर कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। इमरान ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा और फिर उसे भी हाथों पर उठा लिया। एक झपाके के साथ वो समंदर में गिर पड़ा। इमरान के चेहरे पर उस वक्त एक दरिंदगी फैली हुई थी। तीसरा शख्स अभी फर्श पर पड़ा था। उसके सीने पर पड़ने वाली लात उसे अदम का रास्ता दिखा चुकी थी। इमरान ने उसकी तरफ से मुतमईन होकर लॉन्च को संभाला जो तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर समंदर में चक्कर लगा रही थी। इमरान ने स्टीयरिंग संभाला और लॉन्च तेज करके एक मुखालिफ समत की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों शख्स समंदर में पड़े हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन इमरान उनसे बेपरवाह होकर लॉन्च चला रहा था। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नुमायां थी। उसकी लॉन्च तेजी से पहाड़ की तरफ भागी जा रही थी जहां से उसने छलांग लगाई थी। अब इस तरफ से फारिग होकर वो ये सोच रहा था कि न जाने वो किस मुल्क में है और किस शहर से कितनी दूर है। उसे फौरन न्यूयॉर्क पहुंचना था क्योंकि उसके बगैर उसके साथी बेबस थे। उन्हें नहीं मालूम था कि मीटिंग कहाँ हो रही है और उसके कोड अल्फाज क्या हैं, इसलिए उसका आज न्यूयॉर्क पहुंच जाना लाजमी है। अब लॉन्च साहिल के करीब पहुंच गई। उसने लॉन्च को साहिल के पास जाकर रोका, फिर कैमरा उठाया और छलांग लगाकर साहिल पर उतर गया। अब वो तेजी से दोबारा पहाड़ की जानिब जा रहा था। जैसे ही इमरान ने छलांग लगाई और तैयारा फिर मुड़कर अपनी मंजिल की तरफ चला, कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया दोबारा अपनी सीटों की तरफ बढ़े। वो तीनों अपनी अपनी जगह सख्त परेशान थे कि न जाने इमरान पर क्या गुजरेगी। तैयारे के मुसाफिर सारे उन तीनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। चंद एक ने तो उनसे सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। कैमरे के मुतालिक उन तीनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कैमरा क्या था। उन्होंने तो ये समझा था कि क्योंकि वो सयाह बनकर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इसलिए इमरान ने एक कैमरा भी साथ ले लिया है। लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि ये कैमरा, बशर्ते कि ये कैमरा हो, कोई इंतहाई अहम चीज थी। कैप्टन शकील सोच रहा था कि वो शख्स कौन था और उसे उस कैमरे के मुतालिक मालूमात कहाँ से मिली। सफदर और जूलिया सोच रहे थे कि न्यूयॉर्क जाकर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें बजाते खुद कोई मालूमात न थी। सब कुछ इमरान को मालूम था और इमरान न जाने कब न्यूयॉर्क पहुंचे। लेकिन वो सब बेबस थे, क्योंकि आइंदा अल्लाह है अमल तो न्यूयॉर्क जाकर ही बनाया जा सकता था। इसलिए वो अपनी अपनी जगह खामोश बैठे रहे। 1 घंटे के बाद तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन सफदर वगैरह ये देखकर परेशान हो गए कि एयरपोर्ट पर हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। सफदर समझ गया कि पायलट ने इस वाक़े की इत्तला एयरपोर्ट पर दे दी है। अब सवालात और तफ्तीश का ऐसा चक्कर चलता नजर आता कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। इसलिए सफदर ने शकील के कान में सरगोशी की और शकील ने जूलिया से कहा, तैयारा अभी तक एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा था। जैसे ही तैयारा चक्कर लगाता हुआ शहर की एक तरफ से गुजरा, उन तीनों ने उस लम्हे अपने पिस्तौल निकालकर खिड़कियों से नीचे फेंक दिए। उनकी इस हरकत को किसी ने महसूस न किया, क्योंकि तमाम लोग उतरने की तैयारियों में मशगूल थे। अब उन तीनों ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि कम से कम वो इस कहानी से ही मुनकिर हो जाते तो पिस्तौल की अदम मौजूदगी इस बात में वजन पैदा कर देती। आहिस्ता आहिस्ता तैयारा एयरपोर्ट पर उतर गया। जैसे ही पुलिस ने तैयारे को घेरे में ले लिया, मुसाफिर बारी बारी उतरने लगे। सफदर और जूलिया भी नीचे उतरे। पुलिस के पास खड़ी एयर होस्टेस ने उनकी तरफ इशारा किया और पुलिस ने उन्हें एक तरफ आने की हिदायत की। उन्होंने चेहरे पर हैरत के तासुरात पैदा किए। इतने में कैप्टन शकील भी नीचे उतर आया। एयर होस्टेस के इशारे पर उसे एक तरफ बुला लिया। उन्होंने एक ऑफिसर से इस बारे में एहतजाज किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, लेकिन वो उन्हें लेकर एयरपोर्ट की एक इमारत की तरफ चले गए। VIP रूम में ले जाकर उन पर सवालात की बौछार कर दी गई, लेकिन वो तीनों साफ मुकर गए कि उन्हें इस वाक़े का कोई इल्म नहीं और ना ही उनका कोई चौथा साथी था। लेकिन पुलिस ऑफिसर मुतमईन न थे। उनकी तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से पिस्तौल किस्म की कोई चीज बरामद न हुई। पुलिस ऑफिसर हैरान थे कि ये क्या माजरा है। बहरहाल वो उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए हेडक्वार्टर की तरफ ले चले। रास्ते में सफदर ने कैप्टन शकील और जूलिया की तरफ मखसूस लहजे में इशारा किया। उन दोनों ने सर हिला दिया और फिर इधर उधर देखने लगे। अब वो फरार की सोच रहे थे, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा न था। जैसे ही कस्टम की हद से बाहर निकले तो सफदर तेजी से एक 10 मंजिला इमारत के सदर दरवाजे में घुस गया। पुलिस ऑफिसर्स परेशान हो गए। वो सफदर को पकड़ने के लिए दौड़े। अब कैप्टन शकील की बारी थी। उसने इंतहाई जुर्रत का मुजाहिरा किया और पास से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर जंप लगा दी। मोटरसाइकिल तेजी से गुजर रही थी। ये एक अंधी छलांग थी कि वो ठीक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर जा बैठा। फिर तो वो मोटरसाइकिल से चिमट गया। धक्का लगने से मोटरसाइकिल का तवाजुन बिगड़ने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल सवार भी कोई था जिसने कंट्रोल कर लिया।
पहले तो साथ जाने वाले सिपाही घबरा गए, मगर फौरन उन्होंने रिवॉल्वर चला दिए। मगर इतनी देर में कैप्टन शकील उनकी रेंज से बाहर हो गया था। अब उन्होंने जूलिया की तरफ तवज्जो दी तो वो गायब थी। जूलिया दरअसल इंतहाई फुर्ती से एक खड़ी हुई कार के पीछे रेंग गई थी। अब तो सब पुलिस वाले घबरा गए। सीटियों पर सीटियां बजने लगी। सफदर उस इमारत के सदर दरवाजे से होता हुआ पिछले दरवाजे से गुजर गया। चलते चलते उसने मूछें उतार दी, अपना कोट उलट कर पहन लिया। उसका कोट डबल था। ऐसे कोट मखसूस तौर पर सीक्रेट सर्विस वालों के लिए बनाए गए थे। अब सफदर काफी हद तक बदल चुका था। उसने राह जाती एक टैक्सी रोकी और फिर उसमें सवार होकर उसे रॉयल पार्क चलने को कहा। चारों तरफ पुलिस फैल चुकी थी, मगर सफदर इत्मीनान से टैक्सी में बैठा हुआ था। वो बैठा हुआ इन हालात पर गौर कर रहा था जिससे नागहानी तौर पर उन्हें निमटना पड़ गया। उसने टैक्सी एक मछेरों की बस्ती जाकर रुकवा दी, जहां उसे मालूम था कि उसकी मुमलिकत का एक जासूस रहता है जो न्यूयॉर्क में उसके मुल्क की तरफ से काम करता था। ऐसे जासूस हर मुल्क में फैले हुए थे और पिछली बार इमरान के साथ न्यूयॉर्क आने पर उसका पता मालूम हुआ था। पुलिस से बचने के लिए इससे बेहतर फिलहाल उसे कोई और जगह नजर नहीं आ रही थी। वो हल्के हल्के कदम उठाता झोंपड़ियों से गुजरता गया। एक पुरानी सी झोंपड़ी के दरवाजे पर 3 दफा मखसूस अंदाज से दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खोलने वाला अधेड़ उम्र का मछेरा था। उसने हैरानी से सफदर को देखा। सफदर ने आहिस्ता से X2 का लफ्ज कहा और मछेरे के चेहरे पर फैली हैरत यकलख्त दूर हो गई। वो एक तरफ हो गया। सफदर सर झुकाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसे एक दूसरी कहानी सुना रहा था। उधर कैप्टन शकील की मोटरसाइकिल काफी दूर तक चली गई, लेकिन तवाजुन संभलते ही उसने मोटरसाइकिल रोक दी। लेकिन कैप्टन शकील ने अपना फाउंटेन पेन निकालकर उसकी कमर से लगा दिया और उसे पिस्तौल की धमकी देकर मोटरसाइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया। मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल दोबारा भगानी शुरू कर दी। कैप्टन शकील उसे एक गली में ले गया और फिर एक ही मुक्के से मोटरसाइकिल सवार को बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। अब मोटरसाइकिल कैप्टन शकील के हाथ में था और वो उसे गलियों में भगा रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि इस मेकअप में किसी होटल में जाना पुलिस के हाथों में जाने के मुतरादिफ था और दूसरी जगह उसके इल्म में नहीं थी। आखिरकार मोटरसाइकिल उसने एक सड़क पर छोड़ दी और खुद पैदल गलियों में चलने लगा। चलते चलते जब वो थक गया तो उसने एक गली में एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन खुल गया। खोलने वाला सूरत से कोई बदमाश नजर आ रहा था। वो गुर्राया, क्या बात है? कैप्टन शकील ने इल्तिजाइया लहजे में कहा, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे पनाह दो। आदमी ने रास्ता छोड़ते हुए कहा, पुलिस? अच्छा, अंदर आ जाओ। सदर दरवाजे के आगे एक तंग सी गली थी। कैप्टन शकील उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। गली से गुजरकर वो एक बहुत बड़े हॉल में आ गए, जहां मेजें बिछी हुई थीं, जिन पर जुआ खेला जा रहा था। कैप्टन शकील इस इत्तेफाक पर हैरान था कि किसी तरह वो खुद ब खुद एक खुफिया जुए खाने में आ निकला। अगर वो उसके सरदार को मुतमईन करने में कामयाब हो गया तो फिर फिलहाल वो पुलिस के फंदे से बच जाएगा। वो शख्स हॉल में से गुजरकर फिर एक राहदारी में घुस गया। कैप्टन शकील उसके पीछे था। राहदारी से चलते चलते वो शख्स एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक गुर्राहट आमेज आवाज आई, आ जाओ। दरवाजा खुला। दरवाजा खोलकर वो शख्स और कैप्टन शकील अंदर आ गए। अंदर एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे एक भारी भरकम शख्स बैठा था। मेज पर शराब की बोतल खुली पड़ी थी। उस शख्स की आंखें सुर्ख थीं। उस भारी भरकम आवाज वाले ने पूछा, क्या बात है? बोटो, ये कौन है? कैप्टन शकील ने उस सरदार को देखकर इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये न्यूयॉर्क का मशहूर गुंडा जैगर है, जिससे न्यूयॉर्क की पुलिस कांपती है, और जैगर उसका दोस्त था। चंद साल पहले जब वो एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यहाँ मौजूद था तो एक मौके पर इत्तेफाकी तौर पर उसने जैगर की जान बचाई थी। चुनाचे जैगर उसका ममनून था। वो काफी दिन जैगर के साथ एक होटल में भी रहा। जैगर उस होटल का मालिक था, लेकिन उसके इस खुफिया अड्डे का पता कैप्टन शकील को नहीं था। ये तो इत्तेफाक था कि वो यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गया। बोटो ने मुअद्दब होकर जवाब दिया, जनाब, ये शख्स गैर मुल्की है और पुलिस से बचने के लिए यहाँ आया है। जैगर गुर्राया, तुम्हारा दिमाग खराब है जो हर शख्स को इस जगह ले आते हो सकता है ये कोई CID का कारिंदा हो। बोटो ने कहा, नहीं जनाब, बोटो से CID का कोई कारिंदा छुपा हुआ नहीं। कैप्टन शकील ने इत्मीनान से कहा, मैं CID का कारिंदा नहीं हूँ जैगर। जैगर ने जैसे ही अपना नाम सुना बुरी तरह चौंका और जैगर के साथ साथ बोटो भी बुरी तरह चौंक उठा। जैगर की आंखें कैप्टन शकील पर जमी हुई थीं। वो बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन शकील ने जवाब देने के बजाय बोटो से अमोनिया की बोतल ले आने को कहा। कैप्टन शकील ने कहा, जैगर, मैं मेकअप में हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान सके। अमोनिया की एक बोतल मंगवाओ, फिर मुझे पहचान जाओगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जैगर ने काट खाने वाले अंदाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कैप्टन शकील ने कहा, शकील।
जिसने आज से 5 साल पहले पैराडाइज हिल पर तुम्हारी जान बचाई थी। जैगर बोला, ओह तुम शकील हो, ठीक है, तुम्हारा जिस्म उससे मिलता है, लेकिन चेहरा खैर तुम ही कह रहे हो कि तुम मेकअप में हो। फिर उसने बोटो को अमोनिया की बोतल लाने को कहा। बोटो ने उसी कमरे की एक अलमारी से अमोनिया की बोतल दी। शकील ने मुंह धोया और फिर रुमाल से पोंछ डाला। अब वो अपनी असल शक्ल में था। जैगर ने उसे देखते ही खुशी का नारा लगाया और कुर्सी से उठकर कैप्टन शकील को गले से लगा लिया। बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो? उसने हैरत से पूछा और कैप्टन ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर जैगर को मुतमईन कर दिया। उधर जूलिया को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर तो वो एक कार के पीछे रिंग गई थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, क्योंकि पुलिस की सीटियां और पेट्रोल कारों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा था। अब चेकिंग का दायरा हर लम्हा वसी से वसी तर होता जा रहा था। जूलिया तेजी से एक कार से दूसरी कार के पीछे रिंग रही थी। ये भी गनीमत थी कि वो जगह उस पूरे इलाके की पार्किंग थी, इसलिए सैकड़ों की तादाद में कारें वहां खड़ी थी। जूलिया ने जैसे ही एक कार की साइड से सर निकाला, उसे सामने ही 2 सिपाही अपनी तरफ आते नजर आए। वो फौरन कार की दूसरी तरफ मुड़ गई। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कार के दरवाजे के हैंडल पर जोर दिया। इत्तेफाक से कार लॉक नहीं थी, इसलिए फौरन दरवाजा खुल गया। जूलिया तेजी से पिछली सीटों के दरमियान दुबक गई और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। वो सिपाही तो गुजर गए, लेकिन अब हर तरफ सिपाहियों के भारी बूटों की आवाजें आसपास हर चार तरफ से आनी शुरू हो गईं। अब जूलिया हैरान थी कि वो क्या करे, क्योंकि कब तक यहाँ पड़ी रहती। अगर कार के मालिक आए तो वो फौरन गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन अब बाहर निकलने का भी मौका नहीं रहा था, क्योंकि अब तो पुलिस के कदमों की आवाजें उसे मुस्तकिल कार के इर्द गिर्द आनी शुरू हो गई थी। इसलिए वो तन बतकदीर वहीं दुबकी पड़ी रही। अचानक उस कार का दरवाजा खुला और एक शख्स ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया और फिर कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। जूलिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि कार वाला अकेला था। अगर उसके हाथ दूसरे लोग होते तो वो फौरन पकड़े जाते। अब कार खुली सड़कों पर आ गई थी। उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। जूलिया ने आहिस्ता से सीटों से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। उसने देखा कि कार चलाने वाला एक खुशपोश नौजवान था जो बड़े इत्मीनान से कार चला रहा था। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो पुलिस की मतलूबा मुजरिमा को अपने साथ लिए जा रहा है। जूलिया अब आइंदा के मुताल्लिक सोचने लगी, क्योंकि इस बार उनके साथ अजीबो गरीब वाकया पेश आया था। न जाने कैप्टन शकील और सफदर कहाँ होंगे। अचानक कार एक कोठी के कंपाउंड में मुड़ गई। जूलिया दोबारा सीटों में दुबक गई। कार आहिस्ता आहिस्ता पोर्च में जाकर रुक गई। नौजवान ने कार का दरवाजा खोला और सीटी बजाता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। जूलिया आहिस्ता से बाहर निकली और कोठी के सदर दरवाजे से बाहर निकल गई। अब वो सोच रही थी कि कहाँ जाए और पुलिस से किस तरह बचे। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि रात किसी गैर मालूफ होटल में गुजार दे, लेकिन उसे मालूम था कि पुलिस सबसे पहले होटलों को छानेगी। आखिर उसने ये सोचा कि किसी कोठी में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह जाए। न्यूयॉर्क में पेइंग गेस्ट का रिवाज आम था, इसलिए जूलिया ने नजदीक ही एक कोठी का रुख किया। 3-4 कोठियां फिरने के बाद आखिरकार उसे एक माकूल जगह मिल गई। अब कोठी में वो हर तरह महफूज थी।